तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे देखिए ये पढ़ रहा हूँ, अभी यूपीपीसीएल जेई की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आज का वीडियो जो है वो इस डिस्कशन पे है कि कितने जेई के एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में और कौन कौन से जेई के एग्ज़ाम आपको भरने चाहिए और किसको सबसे ज़्यादा टारगेट करके चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल जेई एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंडिया का सेंटर गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम होता है जेई का, फेमस सेंटर गवर्नमेंट का ऑल इंडिया वाला, वो होता है एसएससी जेई का एग्ज़ाम। अब दोस्तों एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो होता है ये बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेज एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पहला इसमें प्री होता है, दूसरा मेंस होता है। प्री का जो इसका पेपर होता है वो होता है एमसीक्यू टाइप। ठीक है, और जो मेंस का पेपर होता है वो होता है लिखने वाला, कन्वेंशनल टाइप। तो यदि कोई बच्चा प्री और मेंस क्लियर कर देता है तो उसको एसएससी जेई की जॉब मिल जाती है। अच्छा, एसएससी जेई के अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से आते हैं देखिए। एसएससी जेई के अंदर सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आता है, फरक्का बैरेज आता है, एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है। और जो सेकंड बेस्ट डिपार्टमेंट और जो बाकी डिपार्टमेंट आते हैं जैसे एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ना एक डिसएडवांटेज होता है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसने क्या बोलते हैं डिप्लोमा के बाद जिसको एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और बीटेक फ्रेशर वाला कर सकता है। ठीक है, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन जो सीपीडब्ल्यूडी की जॉब होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा पे भी भर सकते हैं। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी वाले में। ठीक है, और बाकी जितने हैं जैसे सेंटर वाटर रिसर्च कमीशन इनमें भी भर सकते हैं। ठीक है, बीआरओ में भी भर सकते हैं, लेकिन एमईएस जो होता है एसएससी जेई के थ्रू उसमें डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ठीक है, ये तो रहा एसएससी जेई का एग्ज़ाम। दूसरा जो फेमस एग्ज़ाम होता है वो भी हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो होता है पीजीसीआईएल जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, धूम मची हुई है उसकी भी। ठीक है, अब पीजीसीआईएल में एक बात क्या होती है पीजीसीआईएल जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस की, कि पावर ग्रिड एक कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी है, तो अट्रैक्टिव कंपनी है। ठीक है, और पैकेज भी इसका ईयरली पैकेज इसका बहुत अच्छा है। ईयरली पैकेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मंथली तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ईयरली पैकेज बहुत अच्छा है। अच्छा, पावर ग्रिड में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, टाउनशिप भी आपको मिलती है। टाउनशिप क्या होती है? कॉलोनी जो साइड में अटैच्ड होती है सब स्टेशन के। ठीक है, तो वो आपको मिलती है। तो पीजीसीआईएल जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है ये भी हर किसी रीजन से ये आता रहता है फॉर्म। ठीक है, पहले इसका जो लेने का तरीका था वो था रीजन वाइज, यानी अलग अलग रीजन्स की अलग अलग रीजन्स अलग अलग टाइम पे वैकेंसी निकालते थे। लेकिन अब इसने क्या कर दिया है कि साल में सारे रीजन को कंबाइंड करके एक बार ये वैकेंसी दे रहा है। ठीक है, इस बार से। ठीक है, तो ये भी एक एग्ज़ाम है। ठीक है, फेमस जेई एग्ज़ाम पीजीसीआईएल जूनियर इंजीनियर। इसके बाद जो तीसरा बेस्ट एग्ज़ाम आता है जूनियर इंजीनियर लेवल पे, वो आता है हमारा आरआरबी जेई एग्ज़ाम। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई एग्ज़ाम। अच्छा, इस जेई एग्ज़ाम का डिसएडवांटेज क्या है? ये हर साल कभी वैकेंसी नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों बल्क रिक्रूटमेंट होती है। बल्क का मतलब बहुत सारी वैकेंसीज इसमें एक साथ ही बहुत साल बाद निकलती है। ठीक है, हज़ारों में। ठीक है, तो आरआरबी जेई जो होता है ये रेलवे का जेई होता है और एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये भी। ठीक है, और इसका भी 2 स्टेज प्रोसीजर होता है। ठीक है, 2 स्टेज प्रोसीजर। इसमें पहले आरआरबी जेई सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आरआरबी जेई सीबीटी 2। अच्छा, सीबीटी 1 प्योर नॉन टेक्निकल होता है और सीबीटी 2 प्योर टेक्निकल होता है। ठीक है, तो वो आरआरबी जेई की पोस्ट आपको 2 स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद मिलती है। नेक्स्ट जो जेई एग्ज़ाम है हमारे पास वो हैं छोटे जेई एग्ज़ाम। छोटे जेई एग्ज़ाम कौन से? जैसे कि छोटे जेई एग्ज़ाम कैसे, मतलब कि जैसे मतलब जो होते रहते हैं, मतलब जिनमें ना इतना अच्छा पे स्केल नहीं होता, लेकिन हाँ बस ये होता है कि ठीक ठाक अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो अच्छा है, सेटल्ड लाइफ आप जी सकते हैं। कौन से? जैसे एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पेपर आता है। ठीक है, वो आप भर सकते हैं। ठीक है, और एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का एग्ज़ाम आता है, वो आप भर सकते हैं। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक स्टाइपेंडरी ट्रेनी का एग्ज़ाम आता है, वो आप भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में
NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन 2-3 साल में इसका भी आ जाता है जूनियर इंजीनियर का पेपर, ठीक है। और साथ में एक NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम में इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पेपर, इसका भी आता है। एक आता है मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स, इसका भी पेपर आप भर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में UPSSC का भी एग्ज़ाम आता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है UPSSC, एक ये भी आता है, लेकिन ये भी दोस्तों काफ़ी साल बाद आता है क्योंकि ये भी बल्क वैकेंसीज लेके आता है, ठीक है। UPSSC का एग्ज़ाम। इसके बाद आता है LMRC JE जो अभी हाल ही में हुआ है, ये भी एक एग्ज़ाम है, ये भी आजकल ट्रेंड में है, लेकिन इसमें भी 2 या 3 साल बाद वैकेंसी आती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारों का बाप, सारे JE एग्ज़ाम्स का बाप, ठीक है, कौन सा? UPPCL JE, ठीक है। क्रेज हाईएस्ट, लव हाईएस्ट, पे स्केल हाईएस्ट, जिम्मेदारी हाईएस्ट, ठीक है। तो UPPCL JE का जो एग्ज़ाम है ये हर साल आता है, ठीक है। और इसका एक ही स्टेज प्रोसीजर होता है, लेकिन इसे सारे एग्ज़ाम्स का बाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस आता है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको लक और हार्डवर्क दोनों की ज़रूरत होती है। अब आज ये क्वेश्चन भी एक कवर कर देंगे कि क्या UPPCL JE बनने के लिए आपको लक की ज़रूरत होती है? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे से YouTube पे भी पूछा गया है कि सर ये बताइए UPPCL JE बनने के लिए लक की ज़रूरत है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, यस, लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए होता क्या है, बाकी जितने JE एग्ज़ाम होते हैं इसमें बच्चों की डिमांड कम रहती है, तो देखिए ये बहुत कम शिफ्ट में होते हैं, इसीलिए इनमें पेपर एक जैसा सा ही डिफ़िकल्टी लेवल का बनता है। जैसे बात करें PGCIL की, तो PGCIL बहुत ही कम बच्चे भरते हैं, ठीक है। भरते तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं भरते जितना UPPCL का एग्ज़ाम भरते हैं। इसीलिए PGCIL का एग्ज़ाम जनरली 1 या 2 शिफ्ट में हो जाता है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि हार्ड वर्क चलता है। जैसे LMRC का एग्ज़ाम हो गया, तो LMRC का भी इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं है, तो वहाँ पे भी 1 या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है। तो वहाँ पे मान सकते हैं कि दोनों शिफ्ट का पेपर इक्वल जैसा सा ही आता है और वहाँ पे हार्ड वर्क मान सकते हैं। लेकिन UPPCL में कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि 5 से 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम को कराना पड़ता है और हर शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अलग होता है। यानी किसी शिफ्ट में पेपर बिल्कुल मलाई और इजी वाला होता है, किसी शिफ्ट में इतना हार्ड होता है, किसी शिफ्ट में कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, किसी शिफ्ट में उल्टे सीधे सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, किसी शिफ्ट में नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी शिफ्ट में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी शिफ्ट में असर्शन और रेजोनेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर शिफ्ट के बंदे को अलग पेपर मिल रहा है। यानी कि अगर आपकी किस्मत में इजी पेपर है तो आप इजी वाली शिफ्ट में बैठेंगे, अगर आपकी किस्मत में टफ पेपर है तो आप टफ वाली शिफ्ट में बैठेंगे। और UPPCL में नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलता है। तो आप देखेंगे कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि 110 नंबर वाला भी UPPCL में ETI में ट्रेनिंग करता है और 140 से 142 नंबर वाला भी बाहर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अब क्या उस 140 वाले ने मेहनत नहीं की? मेहनत उसने भी की, लेकिन उसका लक साथ नहीं दिया, क्योंकि वो एक बेस शिफ्ट में बैठ गया। और जो 110 वाला था वो उसका लक साथ दिया, वो टफ शिफ्ट में बैठा और 110 नंबर ले आया और साथ में उसको 30-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बन गया, तो उसके 150 से ऊपर नंबर बन गए और वो ETI में ट्रेनिंग कर गया। यानी UPPCL JE बनने के लिए आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने एक कहावत में सुना है कि जितना ज़्यादा आप फेल होते हैं, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करते हैं, उतना ज़्यादा आपका भाग्य बनता है, क्योंकि ऊपर वाला देखता है, वो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखता है कि हाँ इसमें ये काम करने की क्षमता है या नहीं, और उसको एक ना एक दिन अपना लक्ष्य ज़रूर दिलाता है। तो यदि आप फेल हो चुके हैं, जैसे मैं हूँ, अब मैं 50 JE एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका हूँ। 51वां JE एग्ज़ाम मैंने LMRC का दिया था, ठीक है, वो ठीक ठाक गया हुआ है। लेकिन उसमें क्या होता है, GK मेरी बहुत ज़्यादा गलत चलेगी, ठीक है। तो उसमें 264 नंबर बन रहे हैं, पर कट ऑफ जो होगी 270 से लेके 72 या 75 के आसपास जाएगी, ठीक है, क्योंकि GK मेरी गलत हो गई थी और GS सबके लिए टफ आई थी, ठीक है। तो अब मेरा 52nd जो JE एग्ज़ाम है वो पावर ग्रिड का होने जा रहा है और 53rd JE एग्ज़ाम वो UPPCL का होने जा रहा है। तो अगर इस बार मेरा UPPCL में सिलेक्शन हो गया, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ काफ़ी, तो 53 JE एग्ज़ाम के बाद मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। और इन केस अगर मैं इस बार रह गया
तो मेरा ये फेलियर का सिलसिला चलता रहेगा, फिर पता नहीं कितने और मैं पास होता हूँ या किसी और डिपार्टमेंट में लग गया। लेकिन यार ऐसा है ना, अब जब चैनल मैंने यूपीपीसीएल से बना रखा है तो मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं यूपीपीसीएल में ही लगूँ और आपको गाइड करता जाऊँ ज़िंदगी भर। क्योंकि यार अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट में लग गया, जैसे एलएमआरसी में लग गया, पीजीसीआईएल में लग गया, तो मुझे चैनल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तब मुझे इसका या तो पीजीसीआईएल क्रैकर रखना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिकल क्रैकर रखना पड़ेगा। अगर यूपीपीसीएल में निकल गया तो फिर यूपीपीसीएल क्रैकर्स ही नाम रहेगा, ठीक है। और फिर इस चैनल को एक ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। मतलब साथ साथ में अगर निकला तो मैं आपको सब स्टेशन, अब मैं तो पहले ट्रांसमिशन ऑप्ट करूँगा। ट्रांसमिशन इसलिए ऑप्ट करूँगा क्योंकि ट्रांसमिशन, देखिए जितने भी बंदों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्ट किया है ना, उनको टाइम नहीं मिल पाता। मैं ट्रांसमिशन ऑप्ट करके आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिशन में टाइम बहुत मिल जाता है, तो ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन के सबस्टेशन भी दिखाऊंगा। देखिए ट्रांसमिशन में ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वर्क बहुत होता है, तो कोई भी वहाँ पे कोई टेस्ट होएगा, कोई कुछ होएगा, तो मैं सारा आपको दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो एक एक अगर निकल जाता हूँ तो, आज नहीं निकला, वैसे तो कोशिश करूंगा कि इसी भर्ती में निकल जाऊं। अगर इस भर्ती में नहीं भी निकला तब भी मैं आगे अपना प्रयास जारी रखूंगा, ठीक है। और अगर मैं यूपीपीसीएल में इन फ्यूचर गया तो आपको प्रैक्टिकल की वीडियो देखने को मिलेगी हर हफ्ते। यानी कि 5 दिन मेरे लेक्चर चलेंगे जैसे चलते ही हैं रोज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका आने वाला है ट्रांसफॉर्मर पे, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। और 5 दिन आपके लेक्चर्स चलेंगे और सैटरडे संडे प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू।